जनवरी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम। वैक्सीन को लेकर हुई थी बयानबाजी, पेड अनपेड को लेकर भी हुई सियासत। वैक्सीन आई, कोरोना की विदाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। हमारे वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और पिछले कई महीनों से जिस कोरोना वैक्सीन का पूरी मानव जाति को बेसब्री से इंतजार था, हम उसके बहुत करीब हैं। 16 जनवरी को का जो दिन है वो इतिहास में खास तौर पर याद रखा जाएगा, जब ये टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की खेप आज हवाई मार्ग से जयपुर और उदयपुर के वैक्सीन स्टोर्स तक सुरक्षित पहुंच गई। कुल 5,63,500 डोज पहुंची हैं और सबसे पहले कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। प्रदेश में 3 करोड़ डोजेज को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था है। तो आज तक हमने कोरोना काल पर कई बार बात की है, आज कोरोना के काल पर चर्चा होगी, इन सवालों के साथ कि सामान्य जिंदगी से अब कितने कदम की दूरी बची है। और अब लगेगा टीका तो क्या सुधरेगी अर्थव्यवस्था की भी सेहत। साथ ही कोरोना को लेकर जो राजनीति थी वो गुजरे जमाने की बात हो गई है या सियासत अभी बाकी है। हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब हैं कांग्रेस से, आज प्राइम डिबेट में। आशीष चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही विषय के एक्सपर्ट्स के तौर पर डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर M.K. गुप्ता हैं, आप सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राजनीतिक मित्रों के पास राजनीति की बात करने बाद में जाऊंगा। पहले डॉक्टर राजीव गुप्ता आपके पास आ रहा हूं, और अपने दर्शकों को राजीव गुप्ता जी से सवाल करने से पहले मैं बताऊं कि राजीव गुप्ता जी ने देश का मान बढ़ाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक अपने सर्वे में, एक अपनी स्टडी में, एक सर्वे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने 1 लाख दुनिया के डॉक्टर्स में से 108वें स्थान पर डॉक्टर राजीव गुप्ता की मेहनत को, इनके प्रभाव को, इनके किए गए कामकाज को रखा है। बहुत बहुत बधाई गुप्ता साहब आपको। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब कि हज़ारों तरह की लड़ाइयों के बारे में हमने देखा, सुना, पढ़ा है, इतिहास में अब भी हैं, लेकिन ये एक अलग तरह की जंग थी मानव जाति की, जिसमें मानव अपने अस्तित्व की चिंता के साथ कोरोना से लड़ रहा था। अब जब 8-9 महीने की मेहनत के बाद आप जैसे लोगों की वैक्सीन हमारे पास पहुंच रहा है, और अब ये बात हमारे मन में बैठ गई है कि इस लड़ाई का अंत करीब करीब आसपास ही है। एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर आपसे यह समझना चाहूँगा कि ये 16 जनवरी का दिन किस तरह से याद रखा जाएगा इतिहास में। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। वैक्सीन का इतिहास तो बहुत पुराना है। पिछले करीब 400 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता का अपन ने बिल्कुल ही अंत कर दिया। प्लेग जैसी महामारी, कॉलरा जैसी महामारी या इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू कहलाता था, उसकी महामारी को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। पर देखा ही जाता है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट होता है तो उसमें कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है। कोरोना की जो वैक्सीन है इसमें बड़ा रैपिड काम हुआ, बड़ा शीघ्र काम हुआ, और 1 साल के पहले ही जी। अगर आपको ध्यान हो तो जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो फरवरी के अंदर मालूम पड़ा हमको कि ये वायरस है, कोरोना का जो SARS-CoV-2 वायरस बोलते हैं जिसको अपन। और विद इन ए ईयर अपन ने वैक्सीन की फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों की तीनों फेजेस की स्टडी कर ली, और उसके बाद में वैक्सीन को अपन ने आम जनता तक पहुंचाया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने को ये जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है और पूरे साइंटिफिक तरीके से हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश की या कोई कमी की बात ही नहीं है। फेज 1 में देखा कि कितनी प्रभावशाली है, सेफ है। फेज 2 में भी देखा गया कि सेफ कितनी है और कितनी मात्रा में इसका असर होता है। और फेज 3 में तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है या कोवैक्सीन वैक्सीन है, कोविशील्ड खासकर जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसको अपन ने फेज 3 में भी ये पाया कि करीब
70 से 90% इफेक्टिव वैक्सीन है ये। तो इसलिए वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना होगा, एक बात तो ये, और दूसरी बात है वैक्सीन का कब तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो बिल्कुल ही आगे फ्रंट लाइन पे हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो सब फ्रंट लाइन पे हैं, डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी पेशेंट देखते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो लोग इससे एक्सपोज हैं, क्योंकि बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी बीमारी चल रही है, मास्किंग आवश्यक है, जो दूरी है आवश्यक है, पर वैक्सीन भी जो एंड गेम कहते हैं अपन की, अंतकाल की जो तपस्या है वो अब रंग लाई है जी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक, बहुत और आपने जो बहुत कहा ही शुभ मुहूर्त है कि जो जी। वैक्सीन अपने यहाँ अवेलेबल रहेगी। बिल्कुल, और ये वो दिन है जिसके बारे में शायद मैं आपके पास वापस आता हूँ डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब, डॉक्टर M.K. गुप्ता, बहुत सारी चर्चाएं हमने कोरोना के उस दौर में जब लॉकडाउन था और जब जो खौफ का जो स्तर था वो अपने चरम पे था, उस दौर में बहुत सारी हमने डिस्कशंस की है इसके ऊपर, और मैं विश करता था कि वो दिन कब आएगा जब हम कोरोना की वैक्सीन के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। अब वो वक्त आ गया है। लेकिन साथ ही डॉक्टर M.K. गुप्ता, क्या ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी अपने रास्ते पर पिछले कुछ अरसे में धीरे धीरे चल पड़ी है और अब वो उस तरह का खौफ नहीं रहा है कि हम जैसा समझ रहे थे कि वैक्सीन जब आएगी, टीकाकरण जब शुरू होगा तब किस तरह का जश्न का माहौल होगा। शायद थोड़ा सा अब लोगों के मन में वो डर कम हो चुका है। M.K. गुप्ता। डॉक्टर M.K. गुप्ता की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हमारे पास, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव गुप्ता साहब, बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी अफवाहों के साथ इन सब के बीच टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, जिसका आपने भी इशारा किया, और आपने कहा कि इस तरह की भ्रांतियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो यही है, लोग ये मान करके चलते हैं कि साहब वैक्सीन का सही ट्रायल होने में जितना वक्त चाहिए था उसका बहुत कम वक्त मिला है, तो इसके पता नहीं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये कितनी इफेक्टिव होगी नहीं होगी, कहीं कोई दूसरी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, और लगाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेन बदल गया तो दूसरे स्ट्रेन के लिए तो ये कारगर ही नहीं होगी, पहला स्ट्रेन तो करीब करीब खत्म ही हो गया, तो कोई और स्ट्रेन, ज़्यादा घातक स्ट्रेन आने वाले हैं, उनमें ये कितना काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर राजीव गुप्ता। पहली बात तो ये कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वैक्सीन में सबसे बड़ा काम ये होता है कि अपने को वायरस का स्ट्रक्चर मालूम पड़े, क्योंकि SARS-1 जब आया था 2009 या 2010 के अंदर, तो वायरस का स्ट्रक्चर तो तभी मालूम था, और जो कोरोना वायरस से जो जिस तरह का ये ब्रांच है कोरोना वायरस, तो कोरोना के SARS-1 और MERS, ये दो वायरसेस पहले से ही विद्यमान हैं और जिनकी महामारी हो चुकी है। तो ये नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ एक साल में डेवलप हुई है, पिछले करीब 15 साल से वैक्सीन पे काम चल रहा है, क्योंकि SARS का एपिडेमिक खत्म हो गया था या MERS का एपिडेमिक सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में या नॉर्दर्न अफ्रीका में रहा और वो फैला नहीं, तो इसलिए उसकी वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। पर जब ये देखा कि कोरोना वायरस तो सारे विश्व में फैल गया, तो इसके डेवलपमेंट के अपन ने ये नहीं कि 0 से स्टार्ट किया, अपन ने 50 से स्टार्ट किया। तो 50 से स्टार्ट करके, और क्योंकि महामारी चल रही थी उसके दौरान ही इस पे इन्वेस्टिगेशंस हुए, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो गई, तो इसकी वजह से ये इतनी जल्दी आई जी। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि करीब 50 वैक्सीन्स की स्टडीज चल रही हैं। 50 में से 10 वैक्सीन्स तो सारे विश्व में, चाइना में 2 तरह की वैक्सीन चल रही हैं, रशिया में 2 तरह की चल रही हैं, यूरोप में 3 तरह की चल रही हैं, ब्रिटेन में भी 3 तरह की चल रही हैं, अमेरिका में 2 तरह की वैक्सीन चल रही हैं, और भारत में भी 2 तरह की चल रही हैं। तो कोई नई चीज नहीं कर रहे अपन लोग कि अपन की फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज होगी ये वैक्सीन्स।
जो कुछ वैक्सीन जो अपने यहाँ 2 वैक्सीन अभी अप्रूव हुई हैं और प्रधानमंत्री के अनुसार 4 वैक्सीन अपने कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली हैं। तो जब अपने पास चॉइस रहेगी, और चॉइस इसलिए रखी है कि कोई भी कंपनी करोड़ों वैक्सीन एक साथ नहीं बना सकती। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है और अपन ये बोला मोटा मोटी माने कि 50 करोड़ को वैक्सीन की आवश्यकता है, क्योंकि वो बड़ी उम्र के हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सब हैं। तो वो वैक्सीन बनाने में कम से कम 5 साल का समय चाहिए एक कंपनी को। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने पास 5-6 कंपनीज हों, जिससे कि वैक्सीन जो है हर एक व्यक्ति को शीघ्र पहुंचा दी जाए। दूसरा ये हो रहा है कि जो स्ट्रेन्स चेंज हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेन्स चेंज नहीं हो रही। इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो जेनेटिक शिफ्ट होता है और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। तो जीन ड्रिफ्टिंग से तो जो चल रहा है वो तो हर एक वायरस में होता है कि थोड़ा थोड़ा शक्ल चेंज होती रहती है उसकी, पर उससे कोई वैक्सीनेशन पे फर्क नहीं पड़ता। और जीन शिफ्ट जो हो रहा है इस वायरस का, वो कैप्सूल एंटीजन में हो रहा है, स्पाइक प्रोटीन में नहीं हो रहा। और जो वैक्सीन जितनी भी बनी है विश्व में, सब स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हैं। इसलिए जो वैक्सीन बन रही हैं सब इस पे काम करेंगी, नई स्ट्रेन पे भी काम करेगी। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। सबसे बड़ी तो जो चिंता है लोगों की वो यही है कि साहब एक स्ट्रेन पे तो हो गई, लेकिन अब कोई दूसरा स्ट्रेन आ गया तो क्या होगा। तो आपने क्लियर किया कि किसी भी तरह का स्ट्रेन हो, ये सब पर कारगर होगी। डॉक्टर एम के गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं शायद। अब पहली खुशखबरी यह है कि वैक्सीन अब आ चुकी है, हमारे पास वो ढाल आ चुकी है जिससे हम कोरोना के खिलाफ कारगर तरीके से अब लड़ पाएंगे। दूसरी बात, पिछले कुछ अरसे में जिस तरह के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं और जिस तरह का हम व्यावहारिक जिंदगी में भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पहले हम रोज पढ़ा करते थे, आज इतने पेशेंट आए सामने, आज नए इतने इन्फेक्टेड लोग सामने आए। अब जो आंकड़े हैं प्रदेश के टोटल जो कोरोना पॉजिटिव हैं, हमारे दर्शकों को भी हम याद दिला दें कि 3,14,000 अब तक राजस्थान में लोग इन्फेक्ट हुए हैं और आज 5,780 एक्टिव केस हैं केवल हॉस्पिटल्स में। 790 लोग आज रिकवर हुए हैं और कुल मिलाकर 373 आज पॉजिटिव आए हैं, यानी रिकवर होने वाले लोगों की संख्या दुगनी से ज्यादा है। डॉक्टर एम के गुप्ता, ये किस तरह की राहत लाती है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए और सोसाइटी के लिए? बिल्कुल, अभी अपन अगर देखते हैं जो आंकड़े आप बता रहे हैं, बिल्कुल की जो अक्टूबर और नवंबर में जो स्थिति थी मेडिकल फील्ड की और जो पेशेंटों का, आपने देखा होगा कि बेड की स्थिति बहुत खराब थी, बेड तक नहीं मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा रहा तो आगे क्या होगा। लेकिन दिसंबर से जो राहत मिला है और अभी जो अपन देख रहे हैं उस हिसाब से काफी कम जो है इन्फेक्शन की रेट है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। और अगर हॉस्पिटलों की भी स्थिति हम देखते हैं तो हॉस्पिटलों में भी मरीज बहुत ज्यादा नहीं है, कोई के दुख के पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं। बाकी जो पेशेंट है वो भी नॉर्मल कंडीशन में है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन के पेशेंट बहुत कम है, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थे या जो बायलेटरल न्यूमोनाइटिस करके आ रहे थे या जिनको आईसीयू की जरूरत थी, वो भी बहुत कम है। तो ये बहुत ही राहत की बात है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि जो पिछले 3-4 महीने से जो जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, जो केवल लोगों को हॉस्पिटल का ही ध्यान था और किसी के बारे में अपना सब कुछ भूल चुके थे। और हर घर में, हर परिवार में आपने देखा होगा कि पेशेंट पॉजिटिव होते जा रहे थे। तो वो सारी चीजें अब काफी हद तक दूर हो गई है, लेकिन अभी हमें इसको ये मानना बड़ा मुश्किल है कि ये खत्म हो रहा है नहीं, क्योंकि अभी आप बाहर देखिए कि वहाँ पे सेकंड जो वेव है वो चालू हुई है और इस तरह की स्थिति कभी भी आ सकती है। ये बताना, मतलब ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये गया है या वापस आ सकता है। तो हमें अभी भी संभल के तो रहना होगा। आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब पूछने से पहले। मैं आपसे दरअसल ये पूछना चाह रहा था कि आम आदमी क्या उम्मीद करे टीकाकरण से, आम आदमी क्या उम्मीद करे ये जो धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ गिर रहा है इससे, कि कब वो आपस में फिर से गले मिल सकेगा, कब वो पर्व त्यौहार सबके बीच में मना सकेगा, कब वो सिनेमा देखने जा सकेगा, कब बच्चे स्कूल जा सकेंगे। यानी हम ये मान के चलें कि अभी इसमें थोड़ा वक्त है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर एम के गुप्ता, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो है, अभी अपन कहना बड़ा मुश्किल है। जो टीकाकरण है ये जो हमारे लिए राहत की बात है। मतलब अगर टीकाकरण के बाद हम ये मानते हैं कि हमारी जो पहली डोज है उसके बाद में जो 4 वीक बाद में जो सेकंड डोज लगती है, उसके बाद में ये प्रोटेक्शन शुरू होता है हमारी इम्यूनिटी को। अगर ये अगर ये प्रोटेक्शन होता है तो फिर हम आराम से मिल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में पूरी स्टडी नहीं है कि इनकी एफिकेसी क्या रहेगी। अभी जो वैक्सीन आ रहा है इसकी एफिकेसी पे भी अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये हम कितने दूर हैं अभी कोरोना वायरस से और हम कोरोना को कितना भगा पाए हैं।
और हम आम जिंदगी को कितना पास से, और जो हमारे ठीक। खेलने कूदना है, जो मूवी देखना है, या हमारे फंक्शन जो पहले की तरह करते थे वो कर पाएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊँगा। डॉक्टर राजीव गुप्ता, मैं आपके पास वापस आऊँगा। अब हमारे जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं हमारे साथ, उनके पास आर्य साहब और आशीष चतुर्वेदी जी, आप दोनों से ही सवाल है मेरा। कोरोना को जब हमने सबसे पहली बार फेस किया था, इसकी चिंता को, तब आप दोनों ने ही एक स्वर में कहा था कि हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है, इस पर कोई राजनीति नहीं। अब जब वैक्सीन आ गई है और इसकी अपने खात्मे की तरफ माना जा रहा है, तब स्वर वही हैं या बीच में कुछ गिले शिकवे पैदा हो गए हैं? राजेंद्र आर्य साहब, पहले आप बोलिए। देखिए सर, कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि अब राज्य सरकार है हमारी, तो हमारे लिए राज्य के जो नागरिक हैं या जो लोग हैं उनकी जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। चाहे संक्रमण का स्तर हो, चाहे आपके मृत्यु दर हो, हमने पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में पेश किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कोरोना प्रबंधन किया उसका इवन प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की। और हमने इस वैक्सीनेशन के लिए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की है, जिसमें मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनी है स्टेट लेवल पे, और हेल्थ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनी है, और जिला स्तर पर हमारे जो कलेक्टर साहिबान होते हैं उनके नेतृत्व में जिला स्तरीय कमेटियां बनी। और हमने उसके बाद भी जो हमारे सब डिवीजन हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ SDM स्तर पे भी हमने पूरा वहाँ के जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं या शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनके साथ भी हमने तालमेल बिठाने की वो की है। और कल हमारी मतलब PEO लेवल पर, जो कि पंचायत स्तर पर जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग और पूरा वो करना चाहते हैं। तो हमारी पूरी तैयारी, और हम 2 महीने से इस पूरी तैयारी में लगे हुए थे वैक्सीनेशन को लेकर, और वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन आया है, उसका स्वागत है। और इसके साथ में जो आज जिलाधीशों की जो वाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, प्रदेशवासियों से निवेदन भी किया है कि भाई कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, हाँ हमने नियंत्रण किया है, और उसका जो भी है इसमें हेल्थ प्रोटोकॉल और आने वाले जो त्यौहार हैं उसमें भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। और विशेषज्ञों को और जो हमारे मतलब वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको बधाई, और हमने हेल्थ विशेषज्ञों को सुना, और जो विशेष विशेषज्ञ हैं, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है आशीष जी, देखिए राजेंद्र आर्य साहब ने एक भी बात राजनीति की नहीं कही। बहुत बेहतर बात इन्होंने कही कि हमने भी मेहनत की, हमने भी अपना काम किया, केंद्र ने भी अपने स्तर पर काम किया, और अब मुझे लगता है कि इस नोट पर आकर यही होना भी चाहिए। आशीष जी। निश्चित रूप से जो राजेंद्र जी ने बात कही है, मैं उनसे सहमत हूँ, और ये राजनीति का विषय भी नहीं है। देखिए, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पैनिक चल रहा था सोसाइटी में, वो एक तरह से खत्म हुआ है। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, और जो सावधानी हमको रखनी है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। और देखिए, आज ही 1,65,00,000 जो वैक्सीन है वो सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में पहुंच चुकी है, और 16 जनवरी से जो वैक्सीन की डोजेज लगना है वो प्रारंभ हो जाएंगी जी। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको ये पहले डोज मिलेगी। तो सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं जी। और बहुत जल्दी भारत को इस वायरस से मुक्ति मिले, ऐसी हमको अपेक्षा करनी चाहिए। और जो देश के साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब, एक बार फिर से आ रहा हूँ आपके पास। आप न केवल एक सीनियर चिकित्सक हैं, बल्कि जीवन का आपके पास लंबा तजुर्बा है। मैं दोनों ही तरीके से आप क्या महसूस करते हैं ये आपसे पूछूंगा, इस नज़रिए से कि इस कोरोना के काल के सबक क्या हैं इंसान के लिए। शायद इंसान इतना वक्त अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने खुद के जीवन को देता होगा इससे पहले जितना उसने अभी देना सीखा। शायद आदमी उस तरह से सैनिटेशन का ख्याल पहले बमुश्किल रख पाता होगा जैसा उसने अभी रखना सीखा है। ऐसे बहुत सारे शायद हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी की ज़िंदगी में जुड़ी हैं। क्या है वो सबक जो हमेशा इंसान को याद रहेंगे? चलो आ जाएगा। डॉक्टर राजीव गुप्ता शायद नहीं सुन पाए हमको। MK गुप्ता, आपने सुना होगा मेरा यह सवाल। किस तरह की चीज़ें हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस काल के सबक के तौर पर देकर जाएंगे? MK गुप्ता।
बिल्कुल, जो पिछले अपन 6 महीने से देख रहे हैं कि क्या जो हमारी दिनचर्या है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। जो हम लोग भाग-दौड़ की ज़िंदगी जी रहे थे, आपने देखा होगा कि पूरे कोरोना काल में या लॉकडाउन में लोगों ने अपने घर पे, परिवार पे समय दिया है। अपने बच्चों के साथ उनका जो दूरियाँ थी वो बहुत खत्म हुई है, मतलब वो पास में बैठने लगा, उनको समझने में काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है। अपने बच्चों को समझने लगे हैं। अदरवाइज़ तो पहले वो बस भाग-दौड़ की ज़िंदगी और अपने केवल जो काम है, प्रोफ़ेशन से उसको मतलब था। लेकिन ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ़ भी है, उसका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी है, उसकी सोशल लाइफ़ भी है। तो अभी हमने देखा कि इस कोरोना काल में सबसे बड़ा अच्छा सबक ये मिला कि परिवार मिले हैं। मतलब परिवार में लोग आपस में मिलने लगे हैं, उनमें भाईचारा, उनमें प्रेम और आत्मीयता की भावना बहुत अच्छी हुई है और एक-दूसरे को समझने लगे हैं वो। और दूसरी बात जो हेल्थ को लेके है कि हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, काफ़ी अच्छी उनकी समझ हो गई कि हेल्थ भी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ़ में और उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सैनिटाइज़र को लेके हो, चाहे वो अपने टीकाकरण को लेके हैं या अपनी जो बीमारी के बारे में समझना उनको आ गया है कि क्या चीज़ हमको आना चाहिए, कब हमको सबक लेना चाहिए, कब हमें अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने अपने जो परिवारजन है उनका भी पूरा ध्यान रखा है। क्योंकि इस बीमारी में अधिकतर आपने देखा होगा कि बड़े जो एज है जिनकी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनको संबल देना, उनको सपोर्ट करना, जबकि आपको पता है कि बीमारी एक दूसरे को फैलती है, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन करके, अपने को पूरा कवर करके और उनका ध्यान रखा है, उनको बचाया है, अपने परिवार को बचाया है। तो ये एक युवा के लिए बहुत ही अच्छी सबक है और उनके अपने आप में एक हिम्मत की भावना आई है। सामाजिक ताना-बाना हमारा मजबूत हुआ है, परिवार मजबूत हुए हैं, रिश्ते मजबूत हुए हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी के करीब आया है, वापस फिर से लौटा है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इंसान की, समाज की और राजनीति की भी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। हम कितने वक्त तक जो अच्छी चीज़ें हमने इसमें सीखी उनको अपनी निजी ज़िंदगी में कायम रख पाएंगे और कितने वक्त तक हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं वो इतनी अच्छी बातें बोल पाएंगे राजनीति से दूर रहकर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।